अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का, जो कि क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं हम अभी। और इस चैप्टर को लेके बहुत सारा मिथ है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। बट हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं टेंशन लेनी चाहिए? क्योंकि मैं इस चैप्टर को बनाने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तुम्हें मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के। और ये चैप्टर जरूरी है रियल लाइफ के लिए भी। अगर तुम किसी भी काम को कर रहे हो और उस काम में अगर इस चैप्टर के बिजनेस इंसाइट्स को, इस चैप्टर के प्रिंसिपल्स को तुमने अप्लाई किया तो तुम्हारा काम सक्सेस हो जाएगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम इसको रियल लाइफ में भी यूज कर सकें। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देने के साथ साथ इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट करते हुए चलूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि किसी भी काम को करने से पहले हमें जो गाइडलाइंस दिया जाता है वही सिद्धांत कहलाता है कि किस तरीके से हम इस काम को करें ताकि ये काम हमारा अच्छे तरीके से हो जाए, इजी वे में हो जाए, ज्यादा मुश्किल ना आए। और जहां जहां डिफिकल्टी आए वहां वहां हम किस प्रिंसिपल को यूज करेंगे ताकि हम काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, उनका बिजनेस फेल हो जाता है। अब उनका बिजनेस फेल क्यों होता है? देखो, उनके बिजनेस के फेल होने के पीछे मेन रीजन क्या था ये तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, अगर उन्होंने प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं, इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इसीलिए तुम एक कंसल्टेंट भी बन सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अगर तुमसे कोई पूछता है कि हमें बिजनेस करना है और किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, किस समय पे क्या डिसीजन लेने चाहिए, तो उस टाइम पे तुम्हें ये चैप्टर बहुत हेल्प आएगा और तुम इस चैप्टर के थ्रू सामने वाले को बता सकते हो कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। जैसे देखो, प्रिंसिपल्स को मैं एक बेसिक तरीके से तुम्हें समझाता हूँ कि प्रिंसिपल एक्चुअल में जो बिजनेस प्रिंसिपल्स है वो कैसे काम करता है। तो तुमने देखा होगा कि बचपन में पहले तो तुम स्कूल जाते थे, तुम्हें कोई छोड़ने जाता था स्कूल तक और स्कूल से लेने आता था। लेकिन बाद में जब तुम बड़े हो गए थोड़े से तो तुम अकेले स्कूल जाने लगे। अब उसके अकेले स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत सारी गाइडलाइंस देके भेजती है कि तुम्हें किस साइड से चलना है, तुम्हें कैसे सड़क पार करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, स्कूल से छूटते ही सीधा घर आना है, इधर उधर नहीं घूमना है। तो ये सारा जो गाइडलाइन है वो तुम्हें बचाने के लिए बोला जाता है कि तुम कहीं खो ना जाओ, तुम्हें चोट ना आ जाए। उसी तरह से हमें बिजनेस का प्रिंसिपल्स बताया गया है ताकि हमारा बिजनेस कहीं फ्लॉप ना हो जाए। हमारा बिजनेस अगर किसी डिफिकल्टी में फंसी हुई है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है, उस सिचुएशन पे हमें नहीं पता कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, तो वहां पे हमारा बिजनेस प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। बिजनेस प्रिंसिपल्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बिजनेस प्रिंसिपल्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है उसका नेचर कैसा होता है, किस तरह का नेचर होता है बिजनेस प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, यानी कि ये जो बिजनेस प्रिंसिपल है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा जहां जहां बिजनेस चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा और कुछ प्रिंसिपल स्पेसिफिकली किसी एक ही जगह पे एप्लीकेबल होगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि ये जो हमारा बिजनेस प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरा है ये डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पे कि जिस तरह का मैनेजर होगा उस तरह का उसका प्रिंसिपल होगा। अब जैसे समझो कि कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, तो वो बार्गेनिंग वाला सिस्टम रखते हैं कि कस्टमर आएगा, उनको प्राइस बताएंगे, फिर कस्टमर अपना एक प्राइस बोलेगा और जिस प्राइस पे दोनों ही एग्री कर जाएंगे उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे बेच देंगे। लेकिन किसी दूसरे शॉप में जाओगे तो वहां पे फिक्स्ड प्राइस का सिस्टम चलता है कि हम यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लेना है तो लो, आपको नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हम अपना प्राइस कम ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि उनको किस तरह से बिहेव करना है मार्केट में, उनको अपने बिजनेस में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है और कौन सा प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी हो गया। फिर है क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो या तो ये जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस के थ्रू आया है या नहीं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके हिसाब से ये प्रिंसिपल जनरेट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनामिक इसलिए है क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई होता है या अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई होता है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो किस सिचुएशन में हमें किस तरह का प्रिंसिपल अप्लाई करना है,
किस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना है, वो डायनामिक है और इसीलिए फ्लेक्सिबल भी है कि हमें कोई फोर्सफुली हमारे ऊपर कोई वो नहीं डाल रहा, प्रेशर नहीं डाल रहा कि नहीं तुम्हें यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है। हम बिना उस प्रेशर के हम प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जिस तरह का सिचुएशन होगा उस तरह का हमारा डिसीजन लेंगे, और जब हम डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन के हिसाब से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कारण और प्रभाव। कोई बच्चा एग्जाम में 99% लेके आया, अब वो 99% लेके आया, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है कि वो बहुत पढ़ता था, तो बहुत पढ़ता था ये कारण है, और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि उसको एग्जाम में 99% आ गया, है ना। इसी तरह से तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर कम आएगा, तो कारण और प्रभाव हो गया ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जिस तरह का कारण रहेगा उसी तरह का हमें डिसीजन लेना है और उसका रिजल्ट भी उसी तरीके का आएगा, ये बताता है हमें हमारा प्रिंसिपल। फिर एक कंटिंजेंट। देखो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को याद रखो। कंटिंजेंट का मतलब होता है घटना घटने के ऊपर आधारित, कि जब कोई घटना घटेगा तो जिस तरह का घटना घटेगा उस तरह का हम डिसीजन लेंगे। जैसे कि एक लड़के ने अपने दोस्त को बोला कि भाई तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। उस टाइम उसके पास बहुत पैसे थे, उसने अपने दोस्त को प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसके बिजनेस में लॉस हो गया और उसके पास 2 लाख रुपए नहीं है। अब तुम बताओ कि वो अपने दोस्त के साथ क्या करेगा। घटना घटेगा तब पैसे देने की जरूरत है, अगर घटना घटे ही ना तो नहीं देना पड़ेगा। तो बताओ कमेंट में क्या करेगा वो अपने दोस्त के साथ। चलो देखो आगे, देखो सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या फायदा होगा इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ के। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्या बोला कि इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है। तो ये हमें क्या करता है, रियलिटी में हमें किस तरह का डिसीजन लेना है ये बताता है, यूजफुल इंसाइट देता है कि देखो इस तरह का सिचुएशन आए तो ये कर लेना, इस तरह का सिचुएशन नहीं आए तो तुम्हें किस तरह से काम करना है ना। तो एक यूजफुल इंसाइट देता है, एक गाइडलाइन देता है ताकि हमें ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तुम्हें भी पता होगा कि कभी कभी जब एग्जाम में हम पढ़ के नहीं जाते हैं और हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है रियलिटी में, क्योंकि हमने उस सिचुएशन को इससे पहले कभी नहीं देखा है, तो हमें पता भी नहीं है कि उस सिचुएशन में कैसा फील होता है और उस सिचुएशन में जाके हमें किस तरह का डिसीजन लेना होता है। तो ये हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके साथ किस तरह का सिचुएशन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो क्या डिसीजन लेना है, क्या तरीका अपनाना है, और प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या डिसीजन लेना है। ये सारी चीजें हमें हमारा प्रिंसिपल बता देता है। तो देखो है ना काम की चीजें प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। दूसरा है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम का मतलब पता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, बीच बीच का। और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो हमारे पास जो रिसोर्स है उसको हम ना ही मैक्सिमम यूज करेंगे ना ही मिनिमम यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे ऑप्टिमम लेवल पे। अब ऑप्टिमम लेवल पे यूज कैसे होगा वो समझो, ठीक है। देखो तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, 3 दोस्त हैं, रोहन, मोहन, सोहन। तो रोहन जो है, रोहन के घर पे भी कुछ काम है, मोहन के घर पे भी कुछ काम है और सोहन के घर पे भी कुछ काम है। तीनों ने एक एम्प्लॉय, एक मजदूर को पकड़ा। सबसे पहले रोहन ने पूछा कि भैया कितना पैसा लेते हो आप। तो मजदूर ने बताया कि मैं 800 रुपये लेता हूँ पूरे दिन के और 8 घंटे काम करता हूँ। और फिर ठीक है, तो रोहन उसको घर पे ले गया, बोला कि ठीक है भैया मैं 800 रुपये आपको देता हूँ और आप पूरे 8 घंटे काम करोगे। बोला हाँ बिल्कुल काम करूंगा। तो रोहन उसके पीछे पड़ गया कि भाई तुमको काम करना पड़ेगा, पूरे दिन 8 घंटे में से 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं दी। तो ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम यूज हुआ। अच्छा, फिर वो सोहन के घर गया। सोहन ने बोला कि ठीक है भैया कितने पैसे लोगे। सोहन को बोला कि मैं 800 रुपये लूंगा। बोला ठीक है भैया 8 घंटे काम करोगे, ओके। तो सोहन क्या हुआ कि सोहन उसको काम करवाता था, फिर बैठ के दोनों बातें करते थे। पूरे दिन में मजदूर ने कुछ काम नहीं किया और फिर सोहन ने शाम को पैसे दिया और वो घर गया। तो मजदूर उसको क्या बोला कि भैया कल भी काम होना तो मुझे ही बुलाना, मैं आपके यहाँ आके काम कर दूंगा। तो ये हुआ मिनिमम यूज। अब रोहन और सोहन तो काम करवा लिया, अब बारी आई मोहन की। मोहन ने पूछा कि कितने देर काम करोगे और कितने पैसे लोगे। उसने बताया 8 घंटे काम करूंगा, 800 रुपये लूंगा। और मोहन बोला ठीक है काम करो, और उसने काम स्टार्ट किया और अच्छे से काम किया और वो घर गया। तो यहाँ पे जो नॉर्मल काम करवाया ना, ये हुआ ऑप्टिमम यूज, यानी कि जितनी की जरूरत है उतना ही यूज हम करवाएंगे। ये होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ
रिसोर्सेज। नेक्स्ट नंबर है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक डिसीजन का मतलब हो गया कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, सही डिसीजन ले सकें, रियलिस्टिक तरीके से सोच सकें। यानी कि एक थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो हम कैसे करें। एक तो होता है कि बस हम ऐसे डिसीजन ले लिए, मन कर गया, इमोशनल हो गए, अच्छा लग गया इसलिए डिसीजन ले लिए। लेकिन यहाँ पे हमें अच्छा लगने की जरूरत नहीं है, हम पूरे तरीके से एनालिसिस करेंगे और जो बेहतर तरीका होगा, जो बेहतर डिसीजन होगा, उस डिसीजन को हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक डिसीजन हो गया। साइंटिफिक डिसीजन के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है? नेक्स्ट नंबर आता है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो तुमने देखा था कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है। यानी कि डायनामिक का मतलब हो गया कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है, हमें अपने मेथड के अंदर चेंज करना है, हमें अपने बिजनेस को उस तरीके से ढालना है जिस तरीके का माहौल चल रहा है। जैसे कि तुमने देखा था कि नोकिया ने अपने बिजनेस को उस तरीके से चेंज नहीं किया जिस तरीके से मार्केट में डिमांड थी, तो नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। कोडेक कैमरा अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका लेगेसी है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसी तरह से हम ब्लैकबेरी मोबाइल की बात करें तो उन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया। तो अगर तुम समय के साथ चेंज नहीं करोगे अपने आप को तो तुम्हारा बिजनेस हो सकता है फ्लॉप। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा हमारे पास वैसा वैसा डिसीजन मेकिंग तरीका होना चाहिए। एक डिसीजन लेने के लिए कोई तरीका होना चाहिए, और वो तरीका हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो तरीका प्रोवाइड करता है हमें हमारा प्रिंसिपल। फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना भी एक बिजनेस का कर्तव्य होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि एक जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं उस सोसाइटी को गंदा ना करना, सही दाम पे सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को सही रिटर्न प्रोवाइड करना, ये सब हमारे सोशल एनवायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। फिर क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक बात बताओ कि हम पहुंचे ट्रेनिंग लेने के लिए कि भैया हमें मैनेजमेंट सिखा दो, हम बोले कि भैया हमें मैनेजमेंट पढ़ा दो, या फिर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो किस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे? तो जब हमारे पास कुछ प्रिंसिपल रहेगा, कुछ थ्योरी रहेगा, कुछ गाइडलाइंस रहेगा, तभी तो ये प्रिंसिपल जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? तो ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में हेल्प करता है। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। देखो यहाँ पे तुम्हें दो अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिलेगा। एक तो हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल डेवलप किए वो, और दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल डेवलप किए वो। तो तुम कौन सा पहले पढ़ना पसंद करोगे? देखो बुक में तो सबसे पहले 14 प्रिंसिपल दिया गया है जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था। तो चलो इसी को पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। तो एक एक करके देख लेते हैं सारा। तो वो कौन कौन सा हमारा प्रिंसिपल है? सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। देखो एक काम करते हैं, हम इस नाम को पहले पढ़ लेते हैं फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? मजा आएगा। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी इन अ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड स्पिरिट दे कॉर्प्स। तो ये 14 प्रिंसिपल हैं, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। आ जाओ। ये 14 प्रिंसिपल पढ़ना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बट हम इसको इजीली तरीके से करते हैं। तो कौन कौन सा है हमारा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसकी? डिवीजन ऑफ वर्क की। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? हम अपने काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के बाद हम क्या करेंगे? हम उस टुकड़े को बांट देंगे, उस काम को अलग अलग लोगों से करवाएंगे। जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड होंगे उस काम को हम उनसे करवा लेंगे। फिर दूसरा नंबर क्या है? पार्टी विटमिन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, इसको हिंदी में बोला जाता है अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारी। तो देखो तुमने स्पाइडरमैन का तो वो डायलॉग सुना ही होगा ना कि बड़े पावर के साथ साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यानी कि हमारे पास जब ऑथोरिटी होता है तो साथ के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक बाइक खरीद के दिया, तो बाइक पे अधिकार किसका है?
तुम्हारा है, लेकिन बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है कि बाइक को भी कुछ नहीं होना चाहिए और तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बाइक चलाओगे, ठीक है। तो जब हम अपने एम्प्लॉय को सिर्फ ऑथोरिटी दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं देते हैं, या किसी को भी सिर्फ ऑथोरिटी दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, तो क्या करेगा वो मिसयूज करेगा अपने ऑथोरिटी का। और अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, ऑथोरिटी ना दे, तो क्या करेगा, तो उसको मजा नहीं आएगा काम करने में। तो हमें दोनों ही चीजें करना पड़ेगा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बना के रखना भी हमारे एम्प्लॉयज का काम है, जो हमारे वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। उनको जो काम मिला है, उनका जो सीनियर है, उनका जो जूनियर है, उनके पास जो काम है, इन सारी चीजों को डिसिप्लिन्ड वे में करना भी हमारे प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक एम्प्लॉई है और उसको और हम 3 पार्टनर हैं, तो पहले पार्टनर ने उसको कुछ और कमांड किया, दूसरे पार्टनर ने कुछ और कमांड किया और तीसरे पार्टनर ने कुछ और कमांड किया। अब तीनों ने अलग अलग काम दे दिया है उस नौकर को, उस एम्प्लॉय को। क्या वो दोबारा से उस काम को कर पाएगा या फिर सही ढंग से उस काम को कर पाएगा? नहीं, उस काम को सही ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास 3 अलग अलग काम है और वो किसको पहले करे और किसको बाद में करे, इसको लेके वो कंफ्यूज हो जाएगा। या तो एक भी नहीं काम करेगा, अगर वो तीनों काम किया तो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका एक रिपोर्टिंग ऑथोरिटी फिक्स करना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉय को ऑर्डर कौन दे सकता है। अगर हमने ये फिक्स कर दिया तो हमारा काम वो करेगा। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट नंबर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से हमें क्या करना है कि जिस काम पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे काम किया जा रहा है, सब लोग उसी गोल पे काम करेंगे। जैसे कि कल तुमने देखा कि आरसीबी मैच जीती। आरसीबी मैच कैसे जीती? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, सारे प्लेयर्स एक ही डायरेक्शन में काम करने के, जीतना है जीतना है जीतना है, और सब लोग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तब जाके हमारा काम होगा। तो हम सबका मकसद एक है, ये वाला बात हो जाएगा हमारे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, हम सबके बारे में सोचेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टीज, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एजेंट हैं, मजदूर हैं, एम्प्लॉइज हैं, कोई भी है, उसको उतना पैसा मिलना चाहिए जितना वो काम करके आ रहा है या जितना काम वो कर रहा है। फिर क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है? तो जब पावर किसी एक ही बंदे के पास होता है तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, और जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोगों में तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि तुम एक साड़ी की दुकान में जाओ जहाँ पे साड़ी बिक रही है, तो एक लाला जी होंगे जो कोने में बैठ के गल्ले पे बैठे होंगे, अपना पैसे गिन रहे होंगे, और बाद बाकी लोग मेहनत कर रहे होते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होता है, वो बस साड़ी दिखा सकते हैं और साड़ी को फोल्ड करके रख सकते हैं, उनके ऊपर प्राइस फिक्स करने की भी पावर नहीं होती है। तो ये क्या कहलाया? ये सेंट्रलाइजेशन कहलाया। तुम किसी मॉल में चले जाओ, मॉल में सबके पास थोड़ा बहुत पावर होता है, तो ये क्या कहलाया? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पावर है, तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन वहीं पे हम नॉर्थ कोरिया चले जाएं तो वहां पे पावर क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हें समझ में आया। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में एक गैंग प्लैंक बनाया जाता है, देख लो यहाँ पे एक गैंग प्लैंक बनाया जाता है, जिसमें कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से फिक्स किया गया है कि कौन किसको रिपोर्ट कर सकता है और कौन किसको रिपोर्ट नहीं कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम ए की बात करें तो ए किस किस से बात कर सकता है, ए किस किस को काम दे सकता है? तो ए आई को दे सकता है और बी को दे सकता है, दोनों को दे सकता है। फिर और बी किस किस से बात कर सकता है? तो बी सी से बात कर सकता है, ए से बात कर सकता है और आई से बात कर सकता है। यानी कि एक होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशन। हॉरिजॉन्टल रिलेशन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में होता है कि यहाँ पे हम सेम पोस्ट वाले लोगों से बात कर सकते हैं। हम जिस पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट पे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम किसी दूसरे पोस्ट के
किसी दूसरे डिपार्टमेंट, किसी दूसरे पोस्ट के व्यक्ति से नहीं बात कर सकते हैं। हाँ, अपने जूनियर से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं और अपने सेम पोस्ट वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो ये गैंग प्लैंक ही हमारा स्केलर चेन कहलाता है। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ, जो ये सब तो हो गया था हमारा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब तुम्हें पता होगा, ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑर्डर फिक्स किया रहता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन किसका ऑर्डर मानेगा, किसका ऑर्डर नहीं मानेगा, ये सारी चीजें पहले से फिक्स किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी दो अलग अलग चीजें हैं। इक्विटी में जितना तुम कैपेबल हो तुमको उसी हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, ये कहलाता है इक्विटी। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, 4 लोग हैं और मेरे पास 400 रुपए है, मुझे बराबर बराबर बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वालिटी में बांटने के लिए सबको 100-100 रुपए दे दूंगा। लेकिन उसी में 4 लोग हैं लेकिन मुझे इक्विटी के हिसाब से बांटना है। अब इक्विटी के हिसाब से मैं कैसे बांटूं, एक आदमी को बहुत तेज भूख लगी है, दूसरे को बुक्स खरीदनी है, तीसरे को कुछ नशे का सामान खरीदना है और चौथे को लॉटरी खेलना है, बाजी मारना है। तो मैं अपना पैसा किस किस को दूं, तो सबसे पहले जिसको भूख लगी है उसको खाना खिला दूंगा और जिसको बुक्स खरीदना है उसको बुक्स खरीद दूंगा। बाद बाकी जिसको नशे का सामान खरीदना है और जिसको लॉटरी खेलना है उसको मैं पैसे नहीं दूंगा। ये क्या कहलाया, ये इक्विटी कहलाया कि जरूरत के हिसाब से जिसको ज्यादा जरूरत है हम उसको पैसे दे रहे हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो ज्यादा कैपेबल होता है उसको ज्यादा सैलरी दी जाती है, जो कम कैपेबल होता है, जो कम टाइम डिवोट करता है, टाइम के हिसाब से नहीं कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, तो जो कम कैपेबल है उसको कम सैलरी दिया जाता है। ठीक है। फिर है स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो कितना दिन टिकता है, वो कितना दिन टिकता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो कब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर जल्दी लोग आए और चले गए, ज्यादा दिन नहीं टिक रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन खराब है, स्थिति खराब है, हमें उसे ठीक करने की जरूरत है। और अगर लोग आ रहे हैं और टिक के काम कर रहे हैं तो सिचुएशन अच्छा है, हमें और अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं टिक रहे हैं तो हमें उस चीज पे ध्यान देना है। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर कोई अपना दिमाग लगा के कुछ अच्छा कर सके तो वो कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। फिर है स्प्रिट द कॉर्प्स। स्प्रिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, स्प्रिट द कॉर्प्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे टीम वर्क करेंगे, सारे लोग मिलके काम करेंगे, एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल था, इसको तुम लिख लो अपने कॉपी में और इसको लर्न कर लो। ये 14 प्रिंसिपल्स काम के हैं, सारे 14 के 14 तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है और तुम कमेंट कर रहे हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।